Hello dear students, welcome back. This is Vinay Pratap and I welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दैट कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से चल रहे होंगे क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन जो हैं वो शुरू हो गए। इस क्लास में हम लोग यूनिट 3 करेंगे, योगा एंड लाइफस्टाइल, जो फिजिकल एजुकेशन की है। एक्चुअली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो इंटायर सिलेबस था वो डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसमें हम लोग यूनिट वाइज सिलेबस को करेंगे और सिलेबस का भी जो एक एक पॉइंट है उसको हम लोग करते हुए चलेंगे। इस यूनिट में हम लोग 5 क्लास करेंगे और 5 क्लास में आपकी यूनिट नंबर 3 को खत्म करेंगे, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अनक्लियर नहीं रह जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं थोड़ा सा और चलते हैं। ये क्लासेस आपको 8 बजे शाम को डेली मिलेंगी, राइट। जल्दी से हम लोग जैसे आपकी ये यूनिट खत्म कर लेंगे, यूनिट खत्म करते ही फिर दोबारा से हम लोग इन क्लास को रिज्यूम करेंगे अगली यूनिट के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मूव करते हैं फिलहाल और चलते हैं, समझते हैं कि किस तरह से किस पर्टिकुलर टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग यूनिट 3 को ब्रेकअप करेंगे। 3.1, 3.2 जिसमें हम लोग ओबेसिटी को पढ़ेंगे, उसका प्रोसीजर बेनिफिट्स को पढ़ेंगे। 3.4 मतलब आपकी जो 3.3 जो आपकी थर्ड क्लास होगी जिसमें हम डायबिटीज को पढ़ेंगे। 3.4 मतलब आपकी फोर्थ क्लास और 3.5 ये आपकी फिफ्थ क्लास होगी। इसके बाद में एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जिसमें हम लोग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उनके आंसर्स हम लोग सबसे अच्छे आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, व्हाट आर द राइट प्रोसीजर टू राइट एन इफेक्टिव आंसर, राइट, डिस्टिंक्टिव आंसर फ्रॉम द अदर्स। तो उसकी हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे। तो बढ़ते हैं, आज हम लोगों को जो टॉपिक कवर करना है वो करना है आसनास एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। चलिए समझते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले जब हम किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन उसकी हमें पता होना चाहिए, पर्टिकुलर थीम उसकी पता होना चाहिए, एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर चीज है क्या जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद द आसनास एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। सो asanas are according to Patanjali, asana means स्थिरम सुखम आसनम। इसको और डिटेल में अगर जानने की कोशिश करें, द पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी, मतलब वो पोजीशन जिसमें आप बहुत लॉन्ग सिटिंग के लिए बैठ सकते हैं विदाउट हैविंग एनी पेन, मतलब विद एफर्टलेस सिटिंग जो है आपकी क्या कहलाती है, एक तरह से आसना कहलाती है। ठीक है, अगर हम ब्रह्मोपनिषद की डेफिनेशन अगर देखें तो क्या है, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और द पोस्चर फॉर द एवरलास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसना। आई होप दैट you are getting the point. It is a kind of state of body in which you can extend with a longer period of time with comfort. So if you are sitting for a longer period of time, if you are getting the amicable environment to extend it for a long time, for a more and more time without putting a stress, is called asana. Posture. Posture is a position in which you hold your body while standing, sitting or laying down. तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पोस्चर ये नहीं है कि सिर्फ आप बैठे हुई पोजीशन में हैं, आप चाहे खड़े हुए पोजीशन में हैं, चाहे आप बैठे हुए पोजीशन में हैं या फिर आप लेटे हुए पोजीशन में हैं, जिसको आप होल्ड कर रहे हैं, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्चर, राइट। इसमें सिटिंग पोस्चर भी हो सकता है, लेइंग पोस्चर भी हो सकता है और आपका स्टैंडिंग पोस्चर भी हो सकता है। जब हम और आसनास को पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट सिटिंग आसना, स्टैंडिंग आसना एंड लेइंग आसना, राइट। अब इसमें कुछ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ कुछ चीजें आप देख पाएंगे। देखिए ये क्या है, ये आपका सिटिंग पोस्चर है एक तरह से, ये भी आपका सिटिंग पोस्चर है, ये आपका लेइंग कम सिटिंग पोस्चर है। ठीक है,
चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं। इनफैक्ट द आसना हेल्प अस टू अचीव द फिजिकल एंड द मेंटल डेवलपमेंट, द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड डिले इन एजिंग as desired effect that can be achieved through yogic exercise. इनफैक्ट ये माना जाता है कि जो आसनास हैं वो आपके हेल्प करते हैं फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में, ये प्रिवेंट करते हैं डिजीज को और डिले करते हैं एजिंग प्रोसेस को। तो क्या करना है आपने, जब भी चीजों को याद करना है आपने, यू हैव टू गो विद द की पॉइंट्स एंड मूव अहेड फॉर गुड राइटिंग। Different type of asanas are like meditative asana, relaxative asana and corrective asanas. मेडिटेटिव आसना क्यों करते हैं, रिलैक्सेटिव आसना क्यों करते हैं और करेक्टिव आसना क्यों करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, राइट। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब इनको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि अभी हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उस टॉपिक को कवर करेंगे जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ आसनास पढ़ेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज आसनास। So continuous practice of asanas significantly affect various system or the organs of our body as preventive measures because they provide the following physiological benefits which ultimately help us in avoiding various lifestyle disease such as diabetes, obesity, cardiovascular disease, etc. Now we will come forward to know that asanas as the preventive measure. इस बात को आप समझने की कोशिश करें, व्हाट डज इट मीन फॉर, कि जो आसना है उसके प्रिवेंटिव मेजर से क्या समझते हैं आप लोग। प्रिवेंटिव मेजर्स मींस यू आर टेकिंग सच एन स्टेप्स दोज कुड prevent you away from the disease or the injuries or kind of deformities, disabilities, right? अब इसमें डिसेबिलिटी और डिफॉर्मिटी मैंने क्यों कहा, ये बात भी हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे बाद में। पहले कुछ चीजों को समझते चलते हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्गर। अगर हम कंटिन्यूअस आसना करते हैं तो हमारी बोन्स और जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है, इसकी बात भी हम लोग जब डिफरेंट डिफरेंट आसनास पढ़ेंगे उन आसनास में एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली ये है कि जब हम बोन्स और जॉइंट स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, कई सारे ऐसे आसनास हैं जहाँ हमारी बॉडी फ्लैक्स होती है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट हमारे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बोन्स की बात करें, जब आप आसनास करते हैं तो ब्लड का प्रोडक्शन बढ़ता है, राइट। ब्लड प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम का जो समन्वय है, जो कैल्शियम का होमोजेनाइजेशन है वो ज्यादा बढ़ जाता है, मींस कैल्सिफिकेशन बढ़ जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि जो बोन डेंसिटी है, द बोन डेंसिटी इंक्रीजेस if we are performing regularly exercises or yogic exercises. Second thing is that muscle becomes stronger. If you are regular practicing yogic exercises, your muscle becomes stronger. Circulation of blood become normal. Blood circulation is very important. I have already explained in a video about the blood pressure, because you have to be understanding of the blood pressure. Blood pressure normal range is 120 by 18 mm Hg. If blood pressure is more than that, then it's a problem. If less than that, there is another kind of a problem, right? So your blood pressure should be very correct or in this particular domain, right? Apart from that, heart की जो beat है, हार्ट बीट है वो भी आपकी क्या होना चाहिए, वो भी एक पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए। अगर हार्ट बीट बहुत कम है तो आपकी ब्रेडिकार्डिया ट्रेचिकार्डिया की कंडीशन होगी। अगर आपकी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ी हुई है तो उसको हम लोग ट्रेचिकार्डिया की कंडीशन बोलते हैं, राइट। ब्रेडिकार्डिया में आपकी हार्ट बीट एक्स्ट्रा लो हो जाती है और ट्रेचिकार्डिया में आपकी हार्ट बीट अनइवनली बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो आपके आसनास हैं, योगिक प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या करती हैं, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इतना बेहतर करते हैं जिससे कि आपकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों ही नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। Respiratory organs become efficient by the practicing of yogic exercises because the regulation of
air pathway become regulated with the help of exercises. While you are exercising, your larynx, your pharynx, they are become stronger, right? And your lung capacity is also being increased with the help of exercises. तो इसकी वजह से क्या होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं. Then efficiency of digestive system increases. For example, if you are using exercise for the vigorous activities, so उसमें होता क्या है कि वहाँ आपकी जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की जो कंडीशन होती है वो टोटली एकदम डिफरेंट लेवल की होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, जब मुझे ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करनी है तो मुझे सेल्स को ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए. इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हम एनारोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. देन नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथनिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग यू अ पर्टिकुलर सिग्नल्स. नर्वस सिस्टम को बेसिकली होता क्या है, आप देखिए कि नर्वस सिस्टम में हम लोग जब बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में हम लोग सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ओनली टू पार्ट्स, ब्रेन एंड ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड. पीएनएस में इसके अलावा सारे के सारे जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके आ जाते हैं, जो इससे इंटरकनेक्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हम लोग किससे कनेक्ट हो जाते हैं, ब्रेन से. अब देखिए होता क्या है नर्वस सिस्टम में, जब आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो आपको एक स्टिमुलस मिलता है. हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, एक स्टिमुलस और दूसरा होता है रेस्पॉन्स. तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है बाय परफॉर्मिंग रेगुलर योगिक प्रैक्टिसेस. ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड. अब ये ग्लैंडुलर एक्टिविटीज क्या है, पहले इस बात को समझिए. ग्लैंडुलर एक्टिविटीज बेसिकली है क्या, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द ग्लैंड्स, के जो आपकी ग्लैंड्स हैं वो पर्टिकुलर हार्मोन्स का सीक्रेशन सही तरह से कर रही है या नहीं कर रही है. अब इनमें क्या होता है, जो हार्मोन आपके सीक्रेट होते हैं वो दो तरह से होते हैं, या तो वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं या फिर डक्ट वो ग्लैंड होती हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं, राइट. तो अगर आपका ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके हार्मोन है वो भी आराम से सर्कुलेट कर पाते हैं या फिर अनवील हो पाते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे उनको होना चाहिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं वो आपके डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं. आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एक लेवल में आ जाते हैं. ठीक है, जैसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन हो गया आपका, कैल्सिटोनिन हो गया, सेरोटोनिन हार्मोन हो गया, स्ट्रेस हार्मोन हो गए. स्पेशली स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा आपके रिलेटेड होते हैं आपकी ग्लैंडुलर एक्टिविटीज से, और ग्लैंडुलर एक्टिविटीज कंट्रोल हो पाती हैं बहुत अच्छी तरह से फिजिकल एक्सरसाइजेज से. चलिए, एंड नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एनहेंसेस. जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन 2-3 चाहे तो वो फेसिड्स के माध्यम से हो सकता है, इट मे बी थ्रू द यूरिन, और जो अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें तो थर्ड पार्ट में आपका स्किन से हो गया, जो आपकी स्वेटिंग के थ्रू आता है. जब आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से करते हैं तो आपको अच्छी खासी स्वेटिंग होती है, एंड यू विल बी विटनेस दैट इफ यू आर परफॉर्मिंग रेगुलर एक्सरसाइजेज तो उन बच्चों को या फिर उन एल्डर एज के पीपल्स को भी पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं मोस्टली, या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम उन लोगों को बहुत कम होती है, बेहद कम होती हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं या योगिक एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं. इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथन. अब ये देखिए ऊपर दी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बोन्स की बात करी जाए, मसल्स की बात करी जाए, इवन दैट अगर मैं ग्रॉस टर्म्स में बात करूं तो वी आर जस्ट मेकिंग आर वेरियस बॉडी सिस्टम स्ट्रेंथन.
हमने बोन्स की बात करी जहाँ पे हम स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. Then we talk about the muscles. Here we are talking about the muscular system. Then we talk about the circulatory system. Then we are talking about respiratory system, then digestive system. If all these systems are being regulated, are being strengthened, so automatically the immune system will be strengthened of our body. ठीक है, चलिए तो अब इनको और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं. जैसे फर्स्ट, इन वेरी फर्स्ट पार्ट वी वर टॉकिंग अबाउट बोन्स एंड जॉइंट टू बी स्ट्रेंथन. हम लोग बोन्स की बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, और हम लोग बात कर रहे थे इनमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मैं सोच रहा हूँ उनकी एक पर्टिकुलर नोट्स टाइप के आपको दे दिए जाए सो दैट यू कुड राइट देम डाउन. ठीक है, तो बोन्स एंड जॉइंट्स की हम लोग बात करें तो बोन्स and cartilage and ligaments become stronger if you are performing the exercise regularly. It helps to gain the height. ये हाइट को गेन करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं. देन जब मैंने बोन्स की बात करी थी और कार्टिलेज की बात करी थी आपकी, देखिए इस तरह से. अब एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे पार्ट्स जो हैं, जैसे आपकी जो लिगामेंट की स्ट्रेचेबिलिटी है वो आपकी खत्म हो जाएगी एक तरह से, और स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो जॉइंट का मूवमेंट है वो आपका मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं रहेगा. रेंज ऑफ मोशन विल बिकम डिक्रीज इफ यू आर नॉट हैविंग और अचीविंग द एक्टिव लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल इनकलकेटिंग विद द योगिक or general activity kind of exercise, right? It enhances to flexibility, then correct postural deformities. अब इस बात को और समझिए, बहुत सारी करेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं जिससे हम क्या करते हैं, जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं उनको हम लोग खत्म कर लेते हैं. जैसे स्कोलिसिस की प्रॉब्लम है तो हम अपोजिट एस साइड शेप में अगर एक्सरसाइज करते हैं देन वी कैन करेक्ट द पोस्चरल डिफॉर्मिटी. देन क्योर अर्थराइटिस, जैसे मैंने बताया कि आपको अर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी, कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते हैं, और उसके कई सारे एक्सरसाइजेज हैं. अगर आपके सिलेबस में होगा तो मैं देखूंगा फिर अर्थराइटिस को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट आर दोज पर्टिकुलर एक्सरसाइज दे आर हेल्पफुल टू क्योर फ्रॉम द अर्थराइटिस. देन स्पाइनल इंजुरीज, प्रॉब्लम लाइक बैक पेन, सियाटिका, सर्वाइकल पेन may control by the regular practices of yoga and asanas. Now we will move ahead to next one, nervous system strengthening. इस बात को और समझने की कोशिश करिए. As a result of regular practice of asanas, nervous system strengthen, work efficiency of the synapses enhances, then neuromuscular coordination increases, that we have already talked. The activity of your body done expending to the less energy, secretion of adrenal remains good. The secretion of adrenal depends on the sympathetic nervous system. The reaction time also reduces. Mental power also improves. Memory improve and the feeling of disappointment reduces. जो glandular activities का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे stress hormones जो है उनका secretion पर, if the stress hormone will secrete in an appropriate amount, you will not feel like stressed condition. So regular practice of asanas reduce anxiety and stress. It also reduce sleep disorder or insomnia. Now glandular activity की आप और बात करो तो इसको और एक्सप्लेन करके हम लोग देखें तो by doing the asanas regularly, the glandular activity is stimulated and regulated properly. Gland starts producing hormones in sufficient quantity which are collected and kept so they may be utilized at the time of need. The demand of insulin reduces. Indeed, the regular practices of asanas improve diabetes management. Asanas helps in maintaining to the balanced development of our body. Explain production and release of different secretory products such as sweat, saliva, breast milk, digestive enzymes, hormones, among many other substances. Now we'll talk about the efficiency of excretory system. Regular practices of asanas enhance the efficiency of all excretory systems
Like as a result, the base product like lactic acid, acid phosphate, urea, uric acid, and sulfates, and extend quickly and properly turn with the help of delaying fatigue. If we talk about the fatigue, especially at the level of 12th standard, lactic acid is a particular kind of substance. If you are doing a vigorous activity, this particular acid or lactic acid will stop your एक्टिविटी, या तो स्टॉप कर देगा या फिर आपको कठिनाई महसूस होने लग जाएगी। जैसे आप बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पैर एक तरह से वेटेज महसूस करने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो काफी भारी हो गए हैं, या फिर उनमें स्ट्रेचिंग, एक तरह से स्ट्रेचिंग एबिलिटी थोड़ी कम सी हो जाती है, राइट। वो पर्टिकुलर कंडीशन होती है, इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो अगर आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं तो धीमे धीमे लैक्टिक एसिड होता क्या है, लैक्टिक एसिड फिर से हमारा जो लीवर होता है वो लीवर फिर दोबारा उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, राइट। जिससे कि क्या होता है कि एक तरह से फिर दोबारा से एटीपी को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन यूज ऑल दीज थिंग्स इन अ, चलिए अब लास्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, दैट इज इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ। ये तो सीधी सी हम लोगों ने बात करी थी कि जितने भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं या जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और वो सारे के सारे सिस्टम हमने स्ट्रेंथन कर लिए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की हो जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से काम करने लगता है। नाउ विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्लास। इससे अगर क्वेश्चंस देखे जाएं, इस 3.1 से अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली आपके क्वेश्चन हो गए, डिफाइन आसनास, एक्सप्लेन दियर प्रिवेंटिव मेजर्स, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय आसना, डिस्कस द बेनिफिट ऑफ आसनास फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, राइट। डिस्कस आसना एज द प्रिवेंटिव मेजर्स इन डिटेल। तो आपको याद क्या रखना है, जब प्रिवेंटिव मेजर्स का जिक्र होगा तब ये सारी की सारी चीजों को आपने उसमें मेंशन करना है। देन यू हैव टू गो विद द डिटेलिंग। if the question is asking you the detailed study or the detailed explanation, then you have to go with all, किसके कौन से सारे के सारे लिख देने, ये सारे के सारे आपके हो गए प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे वो क्या करता है प्रिवेंटिव मेजर्स में, बोन एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्गर, मसल्स बिकम स्ट्रॉन्गर, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल, respiratory organ become efficient, efficiency of digestive system increases, nervous system strengthen, glandular activity is stimulated and regulated properly, and efficiency of excretory system enhances, immune system is strengthened। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप एक इफेक्टिव आंसर जो है वो लिख पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो आज हमने जो बात करी थी, हमने बात करी थी प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में और आसनास के बारे में। वी डिटेल टॉक अबाउट द आसनास, definition of asanas, then we move ahead to explain the preventive measures of asanas। ये 3.1 में हमने बात की थी आज। मेरे प्यारे बच्चों, 3.2 में ओबेसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन है वो तो 2 जून में होना है, जाके 2/6 को है। तो तब तक के लिए हमारे पास एफिशिएंट टाइम है, हमें 4 ही यूनिट कवर करनी है। उसमें 4 यूनिट में हार्डली हमें 30 क्लासेस लगेंगी, और इन क्लासेस को ये हार्डली आधा घंटे की आपकी क्लास होगी, तो इसको आप किसी भी टाइम आराम से देख सकते हैं। I hope that this class will be much more valuable for you, and it will really help you to writing down your examination with more effective way. Thank you.